हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे मीटर बेस और उसके न्यूमेरिकल निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से पोटेंशियोमीटर। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में बेटा क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, न्यूमेरिकल आ जाए चाहे कॉन्सेप्चुअल आ जाए इसमें। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है बेटा? तो इट इज ए डिवाइस which is used to measure the potential difference between 2 points when there is no current drawn from the circuit. यानी पोटेंशियोमीटर डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स में। पॉइंट ये दो भी हो सकते हैं, कोई पॉइंट ये दो हो सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर थिंग है वो ये है कि कब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा बिटवीन द टू पॉइंट्स? वो जब करेगा जब देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो। मींस जब ये गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं करे, इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आ जाए? 0 आ जाए। यानी ये भी पोटेंशियोमीटर भी सेम मीटर बेस की तरह नल मेथड पे डिपेंड करता है, नल मेथड पे ही वर्क करता है। नल मेथड क्या था? इसमें गैल्वेनोमीटर करंट कितना दिखाते, कितना शो करे? 0। इन उसकी जो निडल होती है वो बिल्कुल क्या रहे? स्ट्रेट रहे, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं भी वो क्या नहीं हो, डिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है बेटा? यानी गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाए? 0। अब यहीं पे एक पहला क्वेश्चन बनता है, क्या चीज? एक होता है पोटेंशियोमीटर और एक होता है वोल्टमीटर। एक पोटेंशियोमीटर और एक होता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या करते हैं? वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर? और बेटर कौन है? पोटेंशियोमीटर बेटर है कि वोल्टमीटर बेटर है? वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, लेकिन ये कब मेजर करता है? व्हेन देयर इज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। जब सर्किट में करंट ड्रॉ तब मेजर करता है। और सर्किट में अगर करंट ड्रॉ होगा तो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले बार आप इसको नोट करें, फिर मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। हो गया ना? ठीक है, देखो बेटा, जैसे मैं ये बताऊं कि भाई यहां पे ये एक बैटरी है, ठीक है, इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस है। मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी है, तो मैं क्या करूं? वोल्टमीटर लगा दूंगा। मैंने वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा? यहां बैटरी से करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस I है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी? IR। ठीक है, हो गया भाई। अब आगे बताओ, कहोगे जो पोटेंशियल जो वोल्टमीटर है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस IR दिखा देगा, और जो कि इसके EMF के इक्वल है, क्योंकि ये इसके साथ, यानी इसके सारे वोल्टेज आप कहोगे इसमें ड्रॉप हो जाएगी, तो यही वोल्टमीटर शो कर देगा। लेकिन नहीं, जो वायर यहाँ पे है, क्या उन वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगा? होगा। इन वायर में रेजिस्टेंस होगा तो कुछ पोटेंशियल इनमें भी तो ड्रॉप हो जाएगा, चाहे इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर्स में हो गया, इन वायर्स में हो गया, कुछ इसमें होगा। वोल्टमीटर किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा? अक्रॉस R। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर नहीं हुआ, यानी एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दो पॉइंट के बीच का मेजर करने के लिए इस करंट को क्या करना पड़ेगा? 0। तो ये करंट 0 वोल्टमीटर में नहीं हो सकता। वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा अगर करंट 0 हो गया तो। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ना कि वोल्टमीटर। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर को क्यों यूज नहीं करते हैं? टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रीफर करते हैं? वही क्लियर बात, क्योंकि पोटेंशियोमीटर किस मेथड पे वर्क करता है? नल मेथड पे। और
कब बात हुई होगी ना कि नल मेथड में जब सर्किट में करंट नहीं होता है, और वोल्टमीटर कब करें जब सर्किट में करंट होता है। आप ये रीजन उसके अंदर लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर के अंदर है क्या चीज और क्या खासियत है वो भी देखें, क्या क्या है। तो भाई एक तो हो गया इसका कि पोटेंशियोमीटर क्या है, दूसरी बात इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो देखें। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल मींस किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। वर्किंग नहीं क्या मैंने कहा वर्किंग प्रिंसिपल, या के अलावा प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो क्या होता है प्रिंसिपल इस पोटेंशियोमीटर का, इट इज बेस्ड ऑन या इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इट इज वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल the potential drop across any length is directly proportional to length of that portion of wire, हो गया, kept current and area of the wire remains constant, क्या है इसका प्रिंसिपल, इट इज वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ, किसी भी लेंथ के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी। मान लो मुझे यहां से ए से लेकर जे तक की लेंथ में, ए से लेकर जे तक का वायर जो है इसकी लेंथ में क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है कि ए से जे में कितनी पोटेंशियल आई, ठीक है, क्योंकि वायर रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ए से जे में निकालनी है तो लेंथ ए से जे की लेंगे, ये नहीं कि लेंथ ए से लेकर बी तक की लेंगे। जितने पोर्शन में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो आप लेंथ उतनी ही लोगे, ये इसका प्रिंसिपल है। केप्ट करंट एंड द एरिया ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट, कंडीशन है इस सर्किट के अंदर करंट कांस्टेंट होना चाहिए, करंट चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। और दूसरा एरिया ऑफ द वायर, इस वायर का जो एरिया है वो भी कांस्टेंट हो, ये नहीं कि यहाँ पे वायर मोटा है यहाँ पतला, यहाँ वायर मोटा है यहाँ पतला, ऐसा नहीं हो। दूसरा ए से लेकर बी तक वायर भी सेम हो, मैंने कहा ए वायर ऑफ द वायर, तो वायर ए की हो, ए की मटेरियल का बना हो, मींस ए की मटेरियल का बना हो, ये नहीं कि कहीं पे लगा दिया निक्रोम, कहीं पे लगा दिया कांस्टेंट, कहीं पे लगा दिया मैंगनीज, नहीं, सभी वायर यानी जितने वायर यहाँ पे जोड़ रखे हैं वो सभी वायर ए की मटेरियल के बने हो, मींस उसकी रेजिस्टिविटी, उसका नेचर चेंज नहीं हो, तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, एंड दैट अदर फैक्टर इज वायर का नेचर भी सेम होना चाहिए, तीनों चीजें एक जैसी हो, ठीक है, कांस्टेंट हो। अब बात ये आता है, चलो आप इसको नोट कर पहले एक बार, तो प्रिंसिपल को ढंग से समझना एक बार कि पोटेंशियल ड्रॉप का है, पोटेंशियल कितना आएगा अक्रॉस एनी लेंथ, किसी भी लेंथ में अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो हमेशा उतनी लेंथ ली जाएगी जितनी पोटेंशियल, जितने हिस्से में आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, वो इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको प्रूफ करें इसी प्रिंसिपल का, मैथमेटिकल देखें कि मैथमेटिकल क्या बनेगा इस प्रिंसिपल में, ये तो थ्योरेटिकल है, तो क्या बनेगा बेटा वो देखें। V नो, अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V क्या होता है बेटा,
V, भाई उसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है और उस वायर का रेजिस्टेंस जितने हिस्से का निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो पोटेंशियल ड्रॉप R हिस्से में कितनी होगी, R रेजिस्टेंस में कितनी होगी, IR तो होगी। और मुझे इसको एरिया, लेंथ और नेचर में कन्वर्ट करना है, मींस रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, सभी को पता है ये बात। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या कहा इसने कि इफ करंट कांस्टेंट हो, वायर भी एक जैसा हो एंड एरिया भी कांस्टेंट हो, आर कांस्टेंट, अगर ये सभी कांस्टेंट हुए तो क्या हो बेटा, V किस पे डिपेंड करेगा, ओनली L पे, देन V इज प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली है क्या, डायरेक्टली। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एनी पोर्शन अक्रॉस द एनी लेंथ डिपेंड्स ऑन दैट लेंथ, दैट पोर्शन, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिलेशन। और अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, तो बेटा V इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू L, K इंटू L। K इज यहाँ पे क्या होगा बेटा, where K is potential gradient, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसकी इक्वल आएगा, K इज इक्वल टू V बाई L। L हमेशा क्या लिया जाएगा, जितने हिस्से में पोटेंशियल होगा उसी की लेंथ होगी यहाँ पे। और K इज ऑल्सो इक्वल टू, K किन की जगह है बेटा, I रो बाई A की जगह भी है। तो मीन्स K किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। अब करंट कौन सा, जो इस सर्किट में फ्लो करेगा, ये जो सर्किट है ये सर्किट कहलाएगी प्राइमरी सर्किट, दिस इज प्राइमरी सर्किट। और ये हमारे पास जो है, ये नीचे जो सर्किट आती है ये होती है, यानी कि ये यहां से लेकर कंप्लीटली ये सेकेंडरी सर्किट। इसमें और जो सिस्टम जुड़ेगा उसकी बात करो बेटा, सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो बेटा K जो होगा वो K किस पे डिपेंड करेगा, आप इसको नोट करें पहले कि V इक्वल टू क्या आएगा, K इस पोटेंशियोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो न्यूमेरिकल्स में आप निकलवाएंगे आपसे, वो निकलवाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई है, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। ये K है यहाँ पे। उसके बाद ये K किस पे डिपेंड करेगा, पढ़ा दो बेटा सब। And K depends on करंट, किसमें, करंट इन प्राइमरी सर्किट, क्योंकि जो I लिया गया है वो प्राइमरी सर्किट का करंट है। रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द वायर, वायर चेंज होगा नहीं, वायर चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा K, एंड एरिया ऑफ वायर, ठीक है। तो एरिया और नेचर यानी कि रो और एरिया कांस्टेंट रहेगा। अगर करंट चेंज हो जाए, करंट पे डिपेंड करेगा, अगर करंट चेंज हो जाए सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में, तो फिर क्या होगा, चेंज होगा। और अगर ये करंट, नेचर और एरिया चेंज नहीं हुए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज नहीं होगा उस वायर का, हमेशा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये K नोट कर लेंगे चीजें सभी इसके अंदर, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आता है इसका सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम, ये इसका सर्किट डायग्राम। अब आपको ये सर्किट डायग्राम पढ़ना है।
ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, बैटरी सोर्स, दिस इज सोर्स, जिसका ईएमएफ कितना माना है, ई, ठीक है, डीसी सोर्स है। ये बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इस सेल का ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर जो है। यहां लगाते एक एमीटर जो करंट शो करेगा, बताएगा करंट कांस्टेंट रखने के लिए हमेशा। ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल जिसमें रेजिस्टेंस लगातार क्या उसके चेंज। तो ये एरो लगा रखी नहीं, एरो, इस एरो का मतलब अगर ये एरो हम ऊपर और नीचे ले जाएं तो इस सर्किट के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रियोस्टेट, आर एस का मतलब होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है कि वेरिएबल रजिस्टर होता है। यानी जिसमें रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकें, और उसका रेजिस्टेंस कहां से कहां तक है, 0 से R तक। इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस हम चेंज करना चाहें तो कहां से कहां तक, 0 से लेकर R तक, R रेजिस्टेंस तक इसकी, ठीक है। उसके बाद ए एंड से, यहां ए एंड से जोड़ देंगे बैटरी का पॉजिटिव, ये कनेक्टिंग वायर है, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स, ये सारे जो है कनेक्टिंग वायर्स हैं। और कनेक्टिंग वायर किसके होते हैं पता होगा आपको, कॉपर के होते हैं, कनेक्टिंग कॉपर वायर्स, ठीक है। ये कॉपर वायर्स है सारे, ये सब जोड़ रखे कॉपर वायर्स। ये भी क्या कॉपर वायर है, ये भी क्या कॉपर वायर है। और ए एंड से ये जोड़ दे मैंने गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ जेमिन यहाँ पे क्या है, जोकी, जो क्या काम आती है, वायर के ऊपर स्लाइड करने के काम आती है। और ये जो वायर है यहां से लेकर यहां तक वायर, फिर यहां से लेकर ये वायर हो गया, फिर ये वायर है, ये सब वायर है, ये वायर है। ये वायर किसके होते हैं, और यहाँ पे एक स्केल और लगाएंगे, वुडन स्केल, लकड़ी का एक स्केल लगाएंगे, वुडन स्केल, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ये स्केल है। तो जो ये वायर है, जो ग्रीन पेन से मैंने आपको बना के दिखा रखे हैं, ये किसके वायर होते हैं बेटा, वही कल जो आपको समझाया था मैंने, किसके, निक्रोम के या कॉन्स्टेंटाइन के वायर होते हैं, किसके, निक्रोम के या कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीज। और क्या समझाया था क्यों होते हैं इन्हीं के वायर, ये जो हमारे पास स्क्रीन वाले हैं, ये निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीज के क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, नियरली इंडिपेंडेंट है। यानी ये भी कह सकते हो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हमने अल्फा लिखा था, वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, जो टेम्परेचर के साथ कम वेरी करता है या ना के बराबर वेरी करता है, चेंज नहीं होता है वो, ठीक है। तो ये बातें थी इसके अंदर। तो भाई अब बात ये मीटर बेस के अंदर, तो ये जो वायर था वो ओनली 1 मीटर का था, लेकिन यहां तो देखो ये 0 से लेकर 100, फिर यानी कि हो गया 0 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर से 400, और 400 से 500, एंड 500 से 600। मतलब मैंने जो पोटेंशियोमीटर लिया है वो 600 सेंटीमीटर का है, यानी 6 मीटर लेंथ का वायर है। इसके अंदर पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है, यहाँ पे वायर है वो निक्रोम का या कॉन्स्टेंटाइन का या मैंगनीज का है, वो 6 मीटर का है, 6 मीटर का है, 600 सेंटीमीटर का है। और ये लेंथ अप टू 10 मीटर तक हो सकती है, अप टू 10 मीटर। किसी पोटेंशियोमीटर में जो ये पोटेंशियोमीटर वायर होते हैं वो अप टू 10 मीटर तक हो सकती है। अब भाई बात ये आ गई, दिमाग बात उठी होगी, आपके क्वेश्चन उठा होगा कि भाई इस पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ ज्यादा क्यों होती है, 1 मीटर से कम क्यों नहीं चला रहे,
ठीक है, सही बात है। क्यों बिना बात वायर जोड़े जाए इतना लंबा। तो देखो इसके पीछे क्या रीजन है। एक सिंपल सा फैक्टर है, यहां पे मान लो ए से लेकर बी तक वायर के अंदर, ए से लेकर बी तक जो वायर है, अगर मान लेते हैं ए से बी तक की वायर की लेंथ ओनली 1 मीटर होती और ए से लेकर बी तक वायर में मैं एक बैटरी जोड़ दूं और उस पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, पूरी ए बी वायर में वो पोटेंशियल ड्रॉप है 10 वोल्ट। पूरी ए बी में ए से लेकर बी तक जो पोटेंशियल आ रही है वो 10 है और मुझे निकालनी है उसके हर 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी पोटेंशियल आएगी अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हो तो 1 सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे भाई, 1 मीटर के अंदर तो पोटेंशियल कितनी है 10, 1 मीटर का मतलब कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितनी वोल्ट होगी 10। 1 सेंटीमीटर में कितनी पोटेंशियल आएगी 10/100, कितनी है बेटा 0.1 वोल्ट। कितनी है 0.1। और अगर मतलब 1 सेंटीमीटर में ओनली पोटेंशियल निकाल सकती है 0.1, लेकिन अगर मुझे तो 0.1 से भी कम निकालना पड़े, मतलब वोल्टेज और भी कम हो तो कैसे निकालेंगे फिर। देखो अब इस लेंथ को 1 मीटर की बजाय 100 सेंटीमीटर के बजाय मैं 10 मीटर कर दूं, तो 10 मीटर के अंदर यानी कि 10 मीटर मींस 10 × 100 के अंदर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा 10 डिवाइड बाई कितना आएगा 1000, कितना आया बेटा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर और यह है 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर और यह है 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बताओ कि 10 मीटर का अगर पोटेंशियोमीटर वायर हुआ वो हर 1 सेंटीमीटर में 0.01 तक निकाल सकता है और ये ओनली निकाल सकता है 1 सेंटीमीटर में 0.1 तक। मतलब कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर कर सकता है, यानी जो इसका सही काम है, रियल काम जो है पोटेंशियोमीटर का, वो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इसकी सेंसिटिविटी होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है, तो इसका असली काम है, रियल काम वो ये है कि कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना किसी भी कम से कम पोर्शन के अंदर, लेंथ के अंदर। तो आप ये बताओ 1 मीटर के अंदर 1 मीटर का अगर वायर लिया गया तो उसके हर 1 सेंटीमीटर में हुआ 0.1 वोल्ट ओनली। लेकिन अगर 10 मीटर का अगर पोटेंशियोमीटर हुआ तो वहां पे उसमें पर सेंटीमीटर में कितनी वोल्ट आएगी 0.01। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर कर सकते हैं हम, ज्यादा लेंथ से कि कम लेंथ से, ज्यादा लेंथ से। ठीक है, तो हम आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी लेंथ ज्यादा क्यों होती है पोटेंशियोमीटर की, तो आप कहोगे कि वी मेजर द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एनी पोर्शन ऑफ द वायर। हमें क्या मेजर करनी, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द पोटेंशियोमीटर ऑफ लार्ज लेंथ ऑफ द वायर। अगर उसकी वायर की लेंथ ज्यादा हुई उससे ही वो मेजर हो सकता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर की वायर ज्यादा लेंथ की होती है। क्लियर। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो ना भाई 0.01 क्या हुआ वोल्ट पर सेंटीमीटर, मींस ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ क्या होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको अगर पोटेंशियल पता हो और उसकी लेंथ पता हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं ना कि कितनी आएगी। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ये दिमाग में बैठा लो बात कि कितना पोटेंशियल कितने सेंटीमीटर में है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट थी वेलोसिटी बाय लेंथ, ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर बाय लेंथ। क्लियर। तो ये इसका क्वेश्चन था कि भाई पोटेंशियोमीटर की लेंथ ज्यादा क्यों होती है। क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है उसके वर्किंग के ऊपर, इसकी वर्किंग क्या है। तो भाई ये तो एक जनरल डायग्राम था पोटेंशियोमीटर का। तो भाई अगर आपसे पहले ये बताओ इस सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में करंट आपसे पूछ लें कि कितना करंट फ्लो करेगा, तो भाई बैटरी से करंट यहां से आई होगा। ठीक है,
हम इस वायर के रेजिस्टेंस को ए से लेकर बी तक के वायर के रेजिस्टेंस को आर ए बी मान लें, तो इस सर्किट में करंट कितना आएगा, करंट इन द सर्किट कितना होगा, करंट इन सर्किट आई, वो कितना होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, एक तो भाई एसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे एक रियोस्टेट है, मैक्सिमम उसका रेजिस्टेंस आर है मान लो, प्लस एक वायर का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर है। दिस इज द करंट इन द सर्किट, या कह सकते हैं करंट इन द प्राइमरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये सारा करंट, ये पूरी क्या है, सीरीज में है, कंप्लीट सीरीज का, ठीक है बेटा। तो इस सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये कौन सी सेकेंडरी सर्किट है, इस सेकेंडरी सर्किट के करंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा हूं, ऐसे जो यहां से फ्लो करके इस तरह सर्किट के अंदर वायर में फ्लो होता हुआ यहां से वापस यहां से आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सर्किट का कितना होगा, करंट होगा, ठीक है बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा जाए के, तो के कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने वायर में, एपी कंप्लीट वायर में, तो उसी वायर की कंप्लीट लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एल, एल किसकी, वायर ए बी लेंथ की। तो ये देखना बेटा ध्यान से, क्या चीज है, ए बी का मतलब है, एल ए बी का मतलब है लेंथ ऑफ ए बी वायर, और ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ए बी वायर। और अगर ये आ जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी है ए से जे तक, इसका मतलब है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहेगी, वो तो के रहेगी, वो किसके इक्वल होगी। अब अगर पोटेंशियल ए से जे, ए से लेकर बी तक की बात करें तो ए से बी में पोटेंशियल भी ज्यादा होगी तो लेंथ भी ज्यादा है। अब की इसके लिए निकालना चाहें तो इसके लिए क्या होगा, पोटेंशियल ए से लेकर जे तक और उसी की लेंथ आ जाएगी, फिर एल से लेकर जे तक ये आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी सुविधा उसकी। और ये हमेशा के क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये के सेम रहेगा। तो पोटेंशियल ज्यादा है तो लेंथ भी ज्यादा है, पोटेंशियल कम है तो लेंथ भी कम है इसकी, ठीक है, के की वैल्यू वैसे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था पोटेंशियोमीटर का। तो अगर आपके पेपर में आएगा व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, तो मैंने इसको, ये जो समझाया मैंने आपको, ये ओनली एक कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन के लिए समझाया कि भाई क्या कौन सी प्राइमरी सर्किट होती है, सोर्स क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, गैलोमीटर क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट क्या होगी, वायर की लेंथ कितनी हो सकती है, कहां तक हो सकती है। तो ये सब ओनली इसका बेसिक समझाया मैंने आपको। इसकी पेपर में जो आती है वो क्या कहेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, बता दिए भाई, प्रिंसिपल बता दे भाई। उसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशंस, सीधी एप्लीकेशंस आती है, तो हम एप्लीकेशन पे चलेंगे भी, एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो देखो बेटा, वो तो कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, चलो अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। हम तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही हो गया पूरा कंप्लीट, समझ में आ गया वो ढंग से, ठीक है। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन पे भाई। तीन इसकी मेनली एप्लीकेशंस है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, कंपैरिजन ऑफ EMFs of two cells। हमें दो सेल की EMF को क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। तो भाई कैसे करेंगे, अब बात पेपर में क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, गिव इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द टू सेल्स क्या है, और भाई उसका रेशियो क्या आएगा, उसकी वर्किंग क्या है, कंप्लीट आपको निकालना है।
वो पहले वाला डायग्राम नहीं बनाना है, वो ओनली मैंने आपको समझाया है कंप्लीट कि रियल में पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। जो आप लैब में जाओगे तो उस लैब में वो का वो पोटेंशियोमीटर रखा मिलेगा जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, तो एक रियल डायग्राम था। अब जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हम उसमें डायग्राम को 10 मीटर की लाइन दिखा के, छोटी लाइन दिखा के उसको हम समझा सकते हैं। तो देखो बेटा क्या क्या थे। सबसे पहले थी बैटरी, बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। हम ये लेके चलेंगे जब तक आपको नहीं कहा जाए व्हीकल में कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आप लेके नहीं चलोगे। ये बैटरी होगी, बैटरी के बाद ये हो गया एमीटर, एमीटर के बाद हो गया रियोस्टेट। ठीक है, उसके बाद में जोड़ दो इससे टर्मिनल्स। एक हो गया, तो यहां से लेके थोड़ा सा इसको मोड़ के पढ़ा दिया। ये हो गया ए पॉइंट, और ये हो जाएगा इसके सामने ये वायर हो गया। ठीक है, ये वायर आ जाएगा। ये ए पॉइंट मान लेंगे हम, ये बी पॉइंट मान लेंगे हम। इसी के ऊपर एक क्या होगा, एक वुडन स्केल, लकड़ी का एक स्केल होगा। कहां से कितने सेंटीमीटर का, 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच का। ठीक है, ये वुडन स्केल है। उसके बाद इस ए एंड से एक सेल जोड़ेंगे, इसी एक एंड से एक और सेल जोड़ेंगे। इस सेल की ईएमएफ है E1, इस सेल की ईएमएफ है E2। ठीक है, ये दो सेल हैं। उसके बाद यहां एक टू वे की होती है, टू वे की। टू वे की मीन्स दो रस्तों वाली की, ऑप्शनल हो। तो अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इस की से जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे जोकी। बाद में देखूंगा जोकी में कहां टच करूं उसको। ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट डायग्राम नहीं हुआ अभी, जोकी को टच करेंगे बाद में। अभी देखो ठीक है, ये इसके अंदर है एट प्रेजेंट। ये है बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना है ए। एक बात आप पीछे उस बात में एक बात लिख लेना बेटा, क्या लिख लेना, भूल के बताना बीच में, कि हमेशा अगर आपको नल पॉइंट फाइंड करना है, बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है, तो दो इंपॉर्टेंट बातों को जरूर ध्यान रखना। पहले इंपॉर्टेंट क्या, कि हमेशा इस सेल का ईएमएफ ई ऑलवेज ग्रेटर देन हो E1 एंड E2। E इज ऑलवेज, पहले ना जो पोटेंशियोमीटर करवाया इससे पहले वाला, उसके अंदर लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2। ठीक है, एंड ये भी कह सकते हो E इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर AB। इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी उससे भी ज्यादा होनी चाहिए इसकी। तो तीनों बातें जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं हुई तो आपको नल पॉइंट फाइंड होगा ही नहीं। आप जोकी को, जे को ए पे टच करोगे और बी पे टच करोगे तो डिफ्लेक्शन एक साइड ही दिखाता रहेगा, वन साइड, और जीरो होता है बीच में। इस तरह से होता है गैल्वेनोमीटर में, अगर जाओगे लैब में तो ये जीरो इस तरह से होता है यहाँ पे। तो ये सुई जीरो कब आएगी, अगर आप ए पे टच करोगे तो ए वाला यहाँ पे है तो डिफ्लेक्शन यहाँ दिखाएगा, और अगर यहाँ होगा बी पे टच करोगे तो यहाँ दिखा देगा। तो अगर क्या हुआ, एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाता रहा, एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाता रहा इधर ही, ए पे भी करोगे बी पे भी करोगे इधर ही, तो जीरो कब आएगा, जीरो आएगा नहीं। ठीक है, तो तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। चलो दूसरी बात क्या होगी कि हमेशा इस ए पॉइंट पर ही इस बैटरी का भी पॉजिटिव जोड़ना है, इस ए पॉइंट पर भी इस सेल का पॉजिटिव जोड़ना है, और इस सेल का भी पॉजिटिव जोड़ना है। यानी दो पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट पे E1 का भी, यानी दोनों सेल का भी पॉजिटिव और इस बैटरी का भी पॉजिटिव हमें जोड़ना है। अगर आपने नेगेटिव जोड़ दिया, इसका नेगेटिव जोड़ दिया, या इसका नेगेटिव जोड़ दिया, इसका नेगेटिव जोड़ दिया, तो आपको नल पॉइंट फाइंड नहीं होगा, वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा
कि भाई वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाने के क्या रीजन हो सकते हैं, कि भाई नल पॉइंट फाइंड नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तो उसके पीछे रीजन आप बता सकते हैं कि क्या कर दिया होगा हमने कि वी कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू ए और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एट एंड ए। या तो हमने इसका नेगेटिव या फिर इनका नेगेटिव जोड़ दिया होगा, क्यों नहीं आ रहा हो, इसलिए नहीं आ रहा होगा। दूसरा, इस सेल का ईएमएफ इन सेल से कम हो गया होगा, इस बैटरी का ईएमएफ इन दोनों सेल से कम हो गया होगा, इसलिए भी क्या आएगा, वन साइडेड नल पॉइंट नहीं आएगा। तो उसको हटाने के लिए, इन करेक्शंस को सही करने के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर दें कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दो, इसका पॉजिटिव जोड़ दो, एंड सेकंड इस बैटरी की ईएमएफ हमेशा से ज्यादा होनी चाहिए। ये वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाने का रीजन होते हैं भाई, जो मैंने आपको बताए थे, उनको सही इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले हम करेंगे की क्लोज करेंगे बिटवीन 1 एंड 3, इसके बीच में रिमूव द प्लग या क्लोज द की, क्लोज द की बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के बीच में हम की को क्लोज करेंगे। जब 1 और 3 के बीच में की क्लोज करेंगे और फिर हम जो की को उठाएंगे यहां से और जो की को ए से लेकर बी तक लेके जाएंगे, स्लाइड करवाएंगे और क्या ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। और मान लो कि हम घुमाते घुमाते इसका एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें इसका डिफ्लेक्शन 0 यहां हो गया, जे पॉइंट या J1 कहते हैं। तो J1 पॉइंट के ऊपर इसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। किसने दिखा दिया, गैल्वेनोमीटर ने। ए से लेके गए, पहले क्या थी, लेफ्ट में थी, और सुई हटती गई हटती गई हटती गई, बिल्कुल बीच में होगी, 0 दिखा दिया उसने। ठीक है, और आगे चलते जाएंगे तो फिर डिफ्लेक्शन फिर से आता चला जाएगा और बी पे जाके कंप्लीट राइट में हो जाएगा। तो ओनली J पॉइंट के ऊपर ही, J1 पॉइंट के ऊपर ही वो सुई बिल्कुल सीधी थी, यानी 0 पे थी। ठीक है, तो J1 पे क्या मिला हमें, नल पॉइंट मिला। तो क्या लिखा हमने, क्लोजर की बिटवीन 1 एंड 3 एंड स्लाइड द जो की फ्रॉम A to B and find the balance point. Balance point, let it be क्या बेटा, J1। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, J1 एंड A J1 हम लेंथ मान लेते हैं L1। A से J1 की लेंथ हमने क्या मान ली, L1 मान ली। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी यहां पे कि भाई A से जब हम चले थे तो सुई यहां पे थी बिल्कुल लेफ्ट में, फिर हम J1 के साइड जाते गए करंट कितना हो गया, 0, वर्टिकल होगी। अब J1 पे करंट 0 क्यों हुआ, थोड़ा और आगे जाएंगे तो सुई फिर आगे आती जाएगी, डिफ्लेक्शन दिखाती जाएगी। तो J1 पे करंट 0 क्यों हुआ, जबकि इस बैटरी से भी करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है बिल्कुल। ये सेल भी यहां से सर्किट में जुड़ गया यहां पे। ठीक है, तो भाई यहां से भी करंट जाना चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो गया, 0। तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, इसमें बात और नहीं करना। क्लोज द की K बिटवीन 1 एंड 3 सो दैट E1 जो आएगा सेल वो सर्किट में आ जाएगा, सो दैट E1 सेल इन सर्किट, E1 सेल है वो सर्किट में आ जाएगा। एंड स्लाइड द जोकी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जोकी को स्लाइड करेंगे, बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे और लेंथ कितनी आ गई, J1। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि भाई यहाँ पे J1 पे करंट 0 हुआ। एक बार लिखना मत, मैं आपको ये डायग्राम छोटा समझाता हूँ। हमने आपको सेल का कॉम्बिनेशन समझाया था। सेल के कॉम्बिनेशन में क्या था कि अगर हम 2 सेल जोड़ दें इस तरह से, ऐसे, या फिर ऐसे जोड़ दें, और ये पॉइंट A मान ले, ये पॉइंट B मान ले, ये पॉइंट A मान ले, ये पॉइंट B मान ले,
और दोनों सेल की ईएमएफ इक्वल हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी होगी? अपोजिट पोलरिटी कनेक्ट है, प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही तो आई थी, जीरो ही तो आई थी। तो क्या ऐसा यहाँ पे है क्या? यस है ना। जब इस E1 को हमने इस A से जोड़ रखा है, A से इसका क्या जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव, और E1 का भी क्या जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव, इस E का, तो इस E का भी पॉजिटिव है, E का भी पॉजिटिव है, और भाई इस E1 का भी पॉजिटिव है। अगर इन दोनों के वैल्यू, दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो सेम ऐसे अब इस E का E1 के बराबर तो नहीं हो सकता, तो क्या करें? अब ये देखो बेटा, E तो E1 की इक्वल नहीं है, तो E नहीं है तो देखो A से लेकर J के बीच में इस वायर में पोटेंशियल I होगी, कहां से? यहां से I होगी ना, क्योंकि करंट फ्लो कर रहे हैं I, तो I इंटू इसका जो रेजिस्टेंस होगा I इंटू R, तो वो इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसमें इतनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि A से J1 में जितनी पोटेंशियल आई है फ्रॉम द E से, क्योंकि इस E का कुछ हिस्सा इसमें भी तो गया होगा, ये रियोस्टेट है, कुछ पोटेंशियल यहाँ भी ड्रॉप होगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप और कुछ हिस्सा पूरा इस बचे हिस्से में आएगा। तो ओनली A से J1 में जितना पोटेंशियल होगा, A से J1 में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा फ्रॉम द E इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1। जितना पोटेंशियल डिफरेंस E1 का है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A से J1 का है, A से J1 का। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गया? सेम, और सेम हो गया तो इसमें अपोजिट पोलरिटी मींस नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे AJ1 इक्वल टू जीरो। इट शुड बी हैपन या इट वुड हैपन, क्यों हुआ होगा? बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप across AJ1 from बैटरी, इस बैटरी से जो सोर्स है, इज इक्वल टू EMF of the cell, EMF of the cell। ये बात आपको यहां से लेकर यहां तक की बात को मैं आपको थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल टाइप पे समझ सकता है कि क्यों होता है करंट जीरो, वो इसके लिए समझाएगी आपको, इसमें डेरिवेशन में नहीं लिखना आपको बस ये। तो क्यों हुआ होगा? बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर AJ1, A से J1 में जितनी आई होगी उतनी ही पोटेंशियल ड्रॉप किसकी होगी, या पोटेंशियल डिफरेंस किसकी होगी, या ईएमएफ किसकी होगी? इस सेल की। इसलिए यहां पे करंट क्या आया होगा? जीरो। तो आप इसको नोट करें एक बार। हो गया? चलो उसके बाद तो इसका मतलब क्या है बेटा कि पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज, यानी क्या बना हमारा, अब यहां से लिखना है मैथमेटिकली, दैट इज VAJ1 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A से J1 के बीच में जो है वो किसकी इक्वल है? E1 की इक्वल है। किसकी इक्वल है? E1 की इक्वल है। ठीक है, तो ये आपकी बात इसमें। अब अगर आप इसको डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि VAJ1 इज इक्वल टू E1 एंड E1 इज इक्वल टू KL1 एंड E1 इज इक्वल टू KL1। अब वो सर ऐसे क्यों आए, KL1 की इक्वल क्यों आए? तो आप किरचॉफ्स रूल लेके लगा सकते हो, इसमें कर सकते हो, समझना हो तो। बिकॉज फ्रॉम किरचॉफ्स रूल इन लूप क्या मान लें? A E1 G J1 A E1 G J1 A। इसमें देखो इस लूप
तो हम ए से जाएंगे, अब करंट फ्लो इधर से करेगा, इसमें तो करंट यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, तो करंट तो होगा ही नहीं इसके अंदर। तो जब J1 पे टच करेगा तो करंट तो होगा ही नहीं। तो हम ए से लेकर इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस हो गया E1, करंट है ही नहीं तो ये भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम गए इधर, इसमें इधर, तो बेटा करंट इधर जा रहा है ऐसे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस होगा इसका, वो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल, इसके लेंथ के, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L1, तो इसमें कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी KL1, KL1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर कितनी होगी बेटा, KL1। तो इतने से लेकर इतने हिस्से की पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है, KL1। तो बेटा इधर है, करंट से अपोजिट आ रहे हैं, तो करंट से अपोजिट आ रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी, अपोजिट है तो ये आ जाएगी प्लस KL1, और वापस आके ए पे कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अरे आपको समझाया मैंने, वे K क्या था, तो K क्या था बेटा, V/L, तो V किसकी बेटा, A से लेकर J तक की, और लेंथ भी किसकी, A से लेकर J तक की, तो VAJ की बात कर रहा था मैं कि VAJ, ये VAJ1 कह दो, VAJ1 किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू LJ1, L इंटू J1, तो L1 के बराबर नहीं आ गया, तो VAJ इज इक्वल टू K इंटू L1 हो गया ना बढ़िया। तो हमेशा याद रखना, वायर का जो हमारे पास होगा, वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा क्या होगा, K मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव, फिर करंट से अपोजिट आए तो वोल्टेज जो होगा यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव, तो K इंटू L1 इक्वल टू 0। तो यहां से E1 किसके इक्वल हुआ, KL1 के, ये तो बता रहा हूं आपको मैं। तो आप इसको समझा सकते हो किरचॉफ्स रूल से, E1 से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात लिख देना, नहीं तो आप ये लिख सकते हो सीधा कि VAJ1 इक्वल टू E1 एंड दैट इज इक्वल टू KL। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या करें, रिमूव द की बिटवीन 1 एंड 3। दूसरा, रिमूव द की बिटवीन 1 and 3 and insert between 2 and 3, 2 और 3 के बीच के लगा दो, यानी ये अब हटा दें, आपको डायग्राम बार बार चेंज नहीं करना, एक भी लगा के छोड़ देना, बस एक लगा के समझा देना बस उसको, between 2 and 3 so that E2 सेल्स हमारे पास है वो सर्किट में आ जाएगा, E2 सेल इज इन सर्किट, इज इन सर्किट। और फिर दोबारा से वही काम करना है, क्या करना है, स्लाइड द जोकी और द वायर, स्लाइड द जोकी over the wire and find null point, and find null point, और मान लेते हैं let it be J2, वो J2 पे है, तो इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूं J2। ठीक है, एंड A से लेकर J2 तक की लेंथ मान लेते हैं L2, कितनी मान ली, L2। तो अब इसका काम कर देंगे सेम वैसे ही, तो अब किरचॉफ्स रूल लगा दो, इसमें से कितना बनेगा बताओ बेटा, लिख दो इसको सारे को एक बार, लिख दो सारा, ये इक्वेशन याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो लिख देंगे फ्रॉम क्या, फ्रॉम किरचॉफ्स रूल इन लूप A E2 J J2 और A पे वापस, तो अब क्या आ जाएगा, ये प्लस से माइनस माइनस, ये हो जाएगा E2, फिर इस वायर का यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितनी, L2 मल्टीप्लाई बाय K, पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी चेंज नहीं होता, मैंने आपको समझाया था, तो उस पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, K, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो उसकी लेंथ के, वो उसकी पोटेंशियल आ जाती है, तो क्या आ जाएगा KL2, तो ये बन जाएगा E2 इज इक्वल टू KL2।
इक्वेशन नंबर आ गई नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नोट कर लियो बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में कर देंगे डिवाइड। बेटा दे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपैरिजन करने का मतलब इन दोनों का रेशियो निकाल दो। तो ये आ जाएगा के L1 और ये आ जाएगा के L2, के से के कैंसिल, तो ये आ जाएगा E1 by E2 is equal to L1 by L2, L1 by L2। तो ये थी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। नोट करें बेटा। तो बेटा लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, एक काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी अगली एप्लीकेशंस दो और बचेगी, एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने की और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की, फिर करेंगे इसकी सेंसिटिविटी, फिर करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ये जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना। ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू।